विद्यार्थियों, एक्सोटिक गाइडेंस यूट्यूब वीडियो और यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा आज आपसे विचार करूंगा फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ठेका क्या होता है, ठेका उसकी परिभाषाएं क्या होती है। आज ठेके के लक्षण पर विचार करेंगे, फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आता है, ईच कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड ए कॉस्ट यूनिट। प्रत्येक जो ठेका होता है उसको एक अलग से कॉस्ट यूनिट के रूप में ट्रीट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि कहीं पर किसी ठेकेदार के कोई ज़्यादा ठेके चल रहे हैं, एक ही शहर में चल रहे हैं, कहीं उसका अलग अलग कॉलोनियों में बिल्डिंग बनाई जा रही है उसके द्वारा। मान लीजिए एक कॉलोनी है श्रीनगर और दूसरी कॉलोनी है श्री कृष्ण एवेन्यू, तीसरी कॉलोनी है रानी बाग, चौथी कॉलोनी है साईं बाग। तो इन चारों कॉलोनियों में अलग अलग जो उसके मकान के निर्माण कार्य चल रहे हैं उनको अलग अलग यूनिट के रूप में ट्रीट किया जाएगा। उनकी कॉस्टिंग एक साथ नहीं की जाएगी, उनको सेपरेट सेपरेट कॉस्टिंग किया जाएगा। तो ठेके खाते का पहला फीचर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का पहला फीचर बनता है, ईच कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज ए कॉस्ट यूनिट। प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग लागत इकाइयों के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। सेकंड वन आता है इसमें, ए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट, ए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। प्रत्येक ठेके के लिए अलग से एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनाया जाता है इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। तो प्रत्येक खाता, प्रत्येक जो अलग अलग निर्माण कार्य चल रहा है उस निर्माण कार्य के लिए अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया है, श्रीनगर में, रानी बाग में, न्यू रानी बाग में, श्री कृष्ण एवेन्यू में एक ठेकेदार के अलग अलग बिल्डिंग बनाने के कार्य चल रहे हैं। तो अलग अलग ठेकों के लिए अलग अलग ठेके खाते बनाए जाएंगे। ये महत्वपूर्ण है और ठेका खाते की विशेषता है। नंबर 3 पे आता है, वर्क इज डन एट साइट अवे फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर्स ओन प्रेमिसेस। ये स्वाभाविक है कि जो भी ठेके होते हैं, जो भी ठेके चलते हैं, वे ठेके कहीं एक कंपनी या फैक्ट्री या कहीं एक औद्योगिक परिसर में नहीं बनाए जाते। जहाँ पर ठेके का कार्य किया जाता है वो साइट पर ही ठेके से संबंधित कार्य को किया जाता है। अलग से कहीं भी फैक्ट्री में या कहीं भी औद्योगिक परिसर में ठेके का काम नहीं किया जाता। कहने का आशय है कि ठेके का जो काम है वो ठेकादाता के परिसर में नहीं होता है, ठेका लेने वाले के परिसर में नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्टर के परिसर में नहीं होता है, वरन कॉन्ट्रैक्टी की जो साइट होती है उस साइट पर ठेका संचालित किया जाता है, ठेका खाता संचालित किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट संचालित किया जाता है। वर्क इज डन एट साइट अवे फ्रॉम। नेक्स्ट इसका फीचर आता है का स्टूडेंट्स, द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ ए लॉन्ग ड्यूरेशन यूजुअली एक्सटेंडिंग मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। जो भी ठेका होता है वो कोई 1-2 दिन के लिए नहीं होता है, वरन लंबे समय के लिए होता है। और यह ठेका जो है हो सकता है कि 1 वर्ष में पूर्ण हो जाए, हो सकता है 1 वर्ष में पूर्ण न हो। सामान्यतः जितने भी ठेके होते हैं वे सभी ठेके लंबे समय तक चलते हैं, क्योंकि मकान निर्माण करने का कार्य, पुल बनाने का कार्य, सड़क बनाने का कार्य, बांध बनाने का कार्य और अन्य कई औद्योगिक परिसर बनाने का कार्य लंबे समय तक चलता है। इसलिए जो भी ठेका होता है वो लंबे समय तक, सामान्यतः 1 वर्ष से ज़्यादा के लिए किया जाता है वह ठेका। नेक्स्ट फीचर आता है इसका, ऑल आइटम्स ऑफ कॉस्ट विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट आर चार्जेबल टू रेस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। जो पर्टिकुलर ठेका चलता है वो ठेका जो होता है उसके जो खर्चे होते हैं उस पर्टिकुलर खाते में ही चार्ज की जाती है। फॉर उदाहरण के लिए, फॉर एग्जांपल, यदि रानी बाग में कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और वहाँ पर जो भी उस ठेके से संबंधित जितने भी खर्चे होंगे, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होंगे, उसको उस ठेके खाते में ही शामिल किया जाएगा। किसी अन्य ठेके में खाते में उसको चार्ज नहीं किया जा सकता। कहने का आशय है कि दूसरी यदि कहीं स्थान पर कहीं ठेका चल रहा है
तो रानी बाग के जो खर्चे होते हैं, जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं, ठेके से संबंधित जो खर्चे होते हैं, उन खर्चों को अन्य कॉलोनी में चलने वाले ठेकों पर चार्ज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट फीचर है इसका स्टूडेंट्स, पेमेंट इज मेड बाय कॉन्ट्रैक्टी ऑन द बेसिस ऑफ वर्क सर्टिफाइड बाय सर्वेयर और आर्किटेक्ट। बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है यह कि कितना कार्य ठेकेदार के द्वारा कर दिया गया है, उस कार्य के बारे में पहले आर्किटेक्चर या फिर सर्वेयर का सर्टिफिकेट लिया जाता है, अर्थात कार्य को प्रमाणित करवाया जाता है कि ठेकेदार के द्वारा जो कार्य किया गया वो प्रमाप के हिसाब से है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है कि नहीं, उसमें कहीं कोई क्षति तो नहीं हुई है, उसमें कोई डिफेक्टिव वर्क तो नहीं हुआ है, उसमें कोई अन्य प्रकार का डिफेक्ट तो नहीं आ गया, कहीं उसमें कहीं गलती तो नहीं कर दी गई, कोई त्रुटि तो नहीं कर दी गई कार्य को पूरा करने में। तो कितना कार्य सर्टिफाइड हुआ है, कितना कार्य अनसर्टिफाइड है। सर्टिफाइड जो वर्क होता है उसके अकॉर्डिंग जो है ठेकादाता के द्वारा, कॉन्ट्रैक्टी के द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्टर अलग होता है और कॉन्ट्रैक्टी अलग होता है। जिस व्यक्ति के द्वारा ठेका दिया गया उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टी, और जिस व्यक्ति के द्वारा ठेके को लेकर के कार्य किया जाता है उसे बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टी द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू सर्टिफाइड वर्क के आधार पर किया जाता है, प्रमाणित कार्य के आधार। और प्रमाणित कार्य के लिए कौन व्यक्ति इसको सर्टिफाइड करेगा, या तो सर्वेयर या नक्शा नवीस या आर्किटेक्चर या इंजीनियर, जिसको हम बोलते हैं सर्टिफाइड इंजीनियर के द्वारा इसको प्रमाणित करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका फीचर में, पेनल्टीज और एक्स्ट्रा मनी में बी इम्पोज्ड। कॉन्ट्रैक्ट को करते समय जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो कॉन्ट्रैक्टी होते हैं, दोनों के बीच में अनुबंध होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि यदि ठेका 6 माह में या जो भी उसकी समय अवधि तय की गई है 6 माह में या साल भर में पूरा नहीं हो पाता है, या फिर उसमें किसी प्रकार की मिस्टेक होती है, कोई गलती होती है या कोई डिफेक्ट आ जाता है, तो उसके लिए ठेकेदार पर ठेकादाता द्वारा कॉन्ट्रैक्टी के द्वारा कॉन्ट्रैक्टर पर पेनल्टी या एक्स्ट्रा मनी का फाइन इम्पोज किया जा सकता है। यह इसकी एक विशेषता है। नेक्स्ट रहेगा, थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग बट इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल। हालांकि ये ज़रूर है कि जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है वो कॉस्ट अकाउंट का एक पार्ट है, लेकिन इसमें जो भी इंट्रीज़ की जाती हैं, जो भी प्रविष्टियाँ की जाती हैं, जो भी इसमें लेखा जोखा रखा जाता है, वो फाइनेंशियल जो अकाउंट होते हैं उनके सिस्टम पर बेस्ड होते हैं। और ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं, सच एज ड्यूअल एस्पेक्ट, जैसा कि दोहरा लेखा प्रणाली के आधार, डबल एंट्री सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो एस्पेक्ट होता है कि एक जो भी लेन देन होता है, एक जो ट्रांजैक्शन होता है, वो दो खातों को दो स्थानों पर प्रभावित करता है। एक साइड होता है डेबिट और दूसरा साइड होता है क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट के अकॉर्डिंग जो डुअल एस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट बताया गया है, आप सभी ने फाइनेंशियल अकाउंट में पढ़ा होगा, उसी के आधार पर ठेका तैयार किया जाता है, ठेका खाता तैयार किया जाता है। भले ही इसको कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत शामिल किया गया है, लेकिन इसमें सिद्धांतों का जो पालन होता है वो फाइनेंशियल अकाउंट के आधार पर होता है। प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म, जो रूढ़िवादिता की अवधारणा है, प्रूडेंस की जो अवधारणा है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 भी यहाँ पर एप्लीकेबल होता है ठेका खाते पर, जिसके आधार पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन को बनाया गया है, राजस्व की उत्पत्ति होने के को बनाया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के अकॉर्डिंग। तो ये सारी विशेषताएं हमने ठेका खाता की देखी हैं, जो कि आपको समझाई गई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी, और वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा अगले वीडियो में ठेके कितने प्रकार से तैयार किए जाते हैं, ठेके के टाइप कितने होते हैं, उस पर आपसे विचार करूँगा, आपको शेयर करूँगा। तब तक के लिए हैप्पी थॉट्स।